नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा, जिनका पूरा नाम गोकरा कोंडा नागा साई बाबा था, का निधन हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के दौरान 12 अक्टूबर 2024 को 8:36 पर हो गया। प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा महज 57 वर्ष के थे, यानी सिर्फ 57 ईयर्स ओल्ड थे। 57 साल की आयु में, कम उम्र में 3799 दिन उनके भारत के जेल में गुजरे। प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उन पर यूएपीए जैसे कानून के अंतर्गत मुकदमे चलाए गए और उनके खिलाफ जो मूलतः 3 आरोप थे, वे थे देश के खिलाफ जंग, यानी प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा के ऊपर आरोप थे कि जी.एन. साई बाबा ने देश के खिलाफ जंग करने का षड्यंत्र किया था। उनके खिलाफ दूसरा आरोप था कि उनके पास नक्सल साहित्य बरामद हुआ था, और उनके जो तीसरे आरोप थे वह था भारत के माओवादियों से संपर्क। इन मामलों में जब प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा पर मुकदमे चलाए गए तो 2022 में अंततः यह पता चला कि ये सारे आरोप जो प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा पर लगे थे गलत थे, और 2024 में ही, यानी कि महज कुछ महीनों पहले, प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा पूरी तरह से सारे आरोपों से मुक्त कर दिए गए, जेल से रिहा कर दिए गए, बाइज्जत बरी किए गए। सबसे दुखद बात यह है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा के खिलाफ देश के खिलाफ जंग ऐलान करने के आरोप थे, वो प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा 90% डिफरेंटली एबल थे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो दिव्यांग थे। प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा नींद से उठने के बाद सोने तक ऐसा कोई काम नहीं था जिसके लिए उन्हें एक व्यक्ति की आवश्यकता मदद करने के लिए नहीं होती थी। पढ़ाई लिखाई छोड़कर, क्लासरूम में लेक्चर छोड़कर, आने जाने से लेकर सभी मामलों में प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा के लिए किसी न किसी प्रकार के किसी व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा पर, जिनके जो 90% डिफरेंटली एबल्ड थे, उनके खिलाफ, देश के खिलाफ, देश के विरुद्ध जंग करने के आरोप थे। आप खुद सोच सकते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था की मौत हुई है। हर रोज़ भारत की न्याय व्यवस्था की मौत किसी न किसी जेल में होती है, जेल के बाहर होती है। जिस नक्सल साहित्य की बरामदगी के आरोप प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा पर लगे थे, वह नक्सल साहित्य सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पदाधिकारियों को मालूम है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में, आईबी डिपार्टमेंट में, एनआईए जैसे ऑफिसों में काम करते हैं, या तो जजों को मालूम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साहित्य विभाग यानी लिटरेचर डिपार्टमेंट में भी कोई नहीं बता सकता है कि भारत में कौन सा साहित्य दरअसल नक्सल साहित्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग करते हैं, इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में, यानी पीएमओ के कार्यालय में, कुछ वर्ष पहले किसी व्यक्ति द्वारा आरटीआई दर्ज करके अर्बन नक्सल के बारे में पूछा गया था। अर्बन नक्सलों की संख्या पूछी गई थी। पीएमओ ने साफ साफ
मना कर दिया था कि ऐसी कोई चीज़ भारत में नहीं है और इसकी कोई भी जानकारी पीएमओ ऑफिस में नहीं है। दरअसल प्रोफेसर जीएन साई बाबा 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में सबसे अग्रणी बुद्धिजीवियों में से यानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट कांग्रेस की सरकार में लाया गया था और कांग्रेस की सरकार में ही ऑपरेशन ग्रीन हंट उन राज्यों में चलाए गए थे जिन राज्यों में कहा जाता है कि आदिवासियों की संख्या जहां एक तरफ बहुत अधिक है, वहीं दूसरी तरफ भारत के संसाधन यानी खनिज उन्हीं इलाकों में थे। आदिवासियों के इलाकों के खनिज पर नाजायज लूट के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी व्यवस्था की गई थी और जिसका मुखर विरोध भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने किया था, जिसकी सजा इन बड़े बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मिली। इन मुकदमों में इनको अंततः लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन जब उस आजीवन कारावास को चुनौती दी गई तब 2022 में जाकर अंततः उनके खिलाफ लगाए गए और पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे साक्ष्य गलत पाए गए, उनके खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद पाए गए और अंततः बाइज्जत बरी करना पड़ा, यानी कि प्रोफेसर जीएन साई बाबा को बाइज्जत बरी करना पड़ा। प्रोफेसर जीएन साई बाबा भारत के उन चंद जेल में भेजे गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से थे जिन्हें सबसे कड़ी दंड दी गई, सबसे मुश्किल सजा जेल के भीतर दी गई। उन्हें अंडा सेल में रखा गया, यानी अंडा सेल का मतलब जहां पर बताते हैं लोग बता रहे थे, बल्कि जब प्रोफेसर जीएन साई बाबा छूट कर आए तो उन्होंने अपने बयान में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो उन्होंने बयान जारी किए हैं, आप बहुत ही आराम से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर प्रोफेसर जीएन साई बाबा के उन बयानों को, उनके उद्गारों को सुन सकते हैं, जहां पर उन्होंने अंडा सेल में जो उनकी स्थिति थी उसको बयान करते करते रो पड़े। उनकी मां का संघर्ष आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर जीएन साई बाबा ने जब अपने बयान में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यानी पूरी तरह बाइज्जत बरी होने के बाद जो मीडिया के सामने भाषण दिया, उस भाषण में जब वे जिस भाषा में, जिस भावना से अपनी मां के संघर्ष को याद कर रहे थे, अगर उसे कोई व्यक्ति सामान्यतः भी सुन लेगा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। उस मां ने पूरी दुनिया से लड़कर अपने उस बच्चे को इस काबिल बनाया कि भारत की राजधानी और भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग जैसे डिपार्टमेंट में उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी लगी। प्रोफेसर जीएन साई बाबा के पुराने स्टूडेंट्स कई बार अपने, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए जितने भी छात्र अपने शिक्षक प्रोफेसर साई बाबा को याद करते थे, वे कहते हुए नहीं थकते थे कि अगर शिक्षक हो तो प्रोफेसर जीएन साई बाबा की तरह। प्रोफेसर जीएन साई बाबा आजीवन दलित आदिवासियों के हक हुकूक के लिए लड़ने के लिए कटिबद्ध थे और उन्होंने बड़ी शिद्दत से दलित आदिवासियों के संघर्षों को समझा, उन संघर्षों को उन्होंने जिया और उन्होंने प्रतिबद्धता बनाए रखी कि वे इस उनके संघर्षों के चेतना को साहित्य के माध्यम से, साहित्य की सहायता से पढ़ाएंगे। बहुत ही दुख का विषय है कि प्रोफेसर जीएन साई बाबा, जिस ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने आजीवन साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज को न केवल अपने क्लासरूम में पढ़ाया, बल्कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर आदिवासियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की
और इसकी ऐसी सज़ा उन्हें मिली जिसकी कल्पना अगर आप करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच सकते हैं कि प्रोफेसर जीएन साई बाबा का पूरा जीवन संघर्ष का एक ऐसी दास्तान है जिसकी कल्पना भी कोई व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। प्रोफेसर जीएन साई बाबा से जितने भी लोग व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से मिलते थे, वे उनके ज्ञान को लेकर उनसे बातचीत के बाद जो उनकी संवेदना थी भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य को लेकर, उसको देखकर लोग चौंक जाते थे। आजीवन प्रोफेसर जीएन साई बाबा जहाँ जहाँ भी उन्होंने पढ़ाई की, अपने शिक्षा दीक्षा में अव्वल रहे और उन्होंने जेल में रहकर एक किताब लिखी, वाई डू यू फियर माई वे सो मच, जिसका प्रकाशन स्पीकिंग टाइगर ने किया है। 204 पृष्ठ की इस किताब में उन्होंने अपने जेल डायरी के माध्यम से, उसमें लेटर्स हैं, कविताएं हैं, और उस लेटर्स और कविता में उन्होंने साफ साफ उन सारी समस्याओं को व्यक्त किया है जिस समस्या के बारे में कोई भी व्यक्ति बात किए बगैर अपने देश के बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकता। उस प्रोफेसर जीएन साई बाबा की मौत 12 अक्टूबर 2024 को हो गई। ऐसा लगता है कि जो जेल में उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जेल के डॉक्टरों को यह अनुमान हो गया था, पूरी व्यवस्था को यह अनुमान हो गया था कि अगर प्रोफेसर जीएन साई बाबा को रिहा नहीं किया गया, जेल से नहीं छोड़ा गया, तो फादर स्टैन स्वामी की जिस प्रकार से मौत जेल में ही हो गई थी, वैसी ही मौत, दूसरी मौत भारत के जेल में हो जाएगी। और इसका सीधा सीधा आरोप, इंस्टीट्यूशनल मर्डर का आरोप, मर्डर ऑफ जस्टिस का आरोप भारत की न्यायिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर लगेगी। प्रोफेसर जीएन साई बाबा जैसे प्रोफेसर भारत में देश के खिलाफ जंग ऐलान करने जैसे संगीन मामलों में अपराधी घोषित करके आजीवन कारावास में भेज दिए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो भारत का नागरिक पढ़ लिख कर भ्रष्टाचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है और तमाम ऐसे अपराध कर रहा है जिससे मानव समाज का सर शर्म से झुक जाएगा, ऐसे लोगों को जो अगर सज़ा मिलती भी है तो भारत सरकार के कानून में बार बार पैरोल पर उनकी आज़ादी होती रहती है, उन्हें रिहा किया जाता रहता है, उन्हें ऐश मौज करने के लिए पैरोल के नाम पर छोड़ दिया जाता है। राम रहीम का मामला तो आप सभी जानते हैं कि राम रहीम पर जितने संगीन मामले दर्ज हैं, उन संगीन मामलों में कोई ईमानदार व्यक्ति, निष्ठापूर्ण व्यक्ति अपना सर उठाकर समाज के सामने जा नहीं सकता है। लेकिन जब भी हरियाणा में कोई चुनाव होता है तो राम रहीम पैरोल पर 10 दिन, 15 दिन, लंबे लंबे दिनों तक जेल से बाहर रहते हैं। और ऐसी अखबारों में आपने खबरें पढ़ी होंगी कि वे एक सत्ताधारी दल के लिए बल्कि प्रचार करते पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ भारत के मजलूम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए, वंचितों की समस्याओं को उठाने के लिए प्रोफेसर जीएन साई बाबा जैसे पढ़े लिखे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर देश के खिलाफ जंग करने जैसे मामलों में यूएपीए लगाया जाता है, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होती है और उनका स्वास्थ्य इतना खराब कर दिया जाता है कि जब वे बाइज्जत बरी होते हैं तो जेल से छूटने के महज चंद महीनों बाद ही काल के गाल में समा जाते हैं। प्रोफेसर जीएन साई बाबा के साथ जिस प्रकार से न केवल राजनीतिक अन्याय हुआ बल्कि न्यायिक अन्याय हुआ, ऐसा लगता है कि भारत में कानून व्यवस्था जो थी वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और भारत
कि लोकतंत्र पर यह एक काले धब्बे के समान है। भारत के लोकतंत्र को ऐसा लगता है फिर से पुनर्विचार करना होगा, फिर से राजनीति पर चर्चा करनी होगी और फिर से न्यायिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर जीएन साई बाबा की मृत्यु से जितने भी भारत के नागरिक हैं, जिन्हें आज पता चलेगा, जिन्हें कल पता चलेगा, जिन्हें 20 साल बाद पता चलेगा, जब भी पता चलेगा लोग इतना ही कहेंगे कि चाहे भारतीय लोकतंत्र को पूरी दुनिया के लोकतंत्र के सामने कितना भी महान बता दिया जाए, लेकिन प्रोफेसर जीएन साई बाबा का जीवन प्रसंग उस लोकतंत्र को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। संभव है कि ऐसी चर्चाएं अगर लोगों तक पहुँचेगी तो उन्हें समझ में आएगा कि जब न्याय व्यवस्था सड़ने लगेगी तो उसकी बदबू भारत के एक एक नागरिकों तक पहुंचेगी। इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।